हेलो मेरे रटूरो, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम है रवि और आज के क्लास में कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस होगी। कूलम्ब्स लॉ आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, किसे कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। चार्ल्स अगस्टिन दा कूलम ने इसके बारे में बताया था। और ये कूलम्ब्स लॉ है क्या। कूलम्ब्स लॉ जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ किसे कहते हैं, तो एक सीधा सा मीनिंग जान लो। कोई भी क्वांटिटी जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो सभी क्या करते हैं, आपके इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो कोई भी क्वांटिटी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ल्स अगस्टिन दा कूलम ने टॉर्सन मेथड से टॉर्सन टॉर्सन मेथड से उन्होंने बतलाया था कि जब दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के नज़दीक में लाते हैं तो उन दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज या आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को जब एक दूसरे के नज़दीक में लाएंगे तो उनके बीच में या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स होता है। अब ये टॉर्शन मेथड होता क्या है, डज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने दो स्ट्रिंग को कनेक्ट किया। जैसे कि ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, अब इस दोनों में अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है ये दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये कुछ यहाँ पे जाएगा, है कि नहीं। अगर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो इस दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो उस कंडीशन में ये चार्ज कुछ इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जब दो पॉजिटिव चार्ज होंगे या दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स आता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है। ठीक है, तो इस चीज पर उन्होंने न्यूटन्स लॉ को फॉलो किया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था हमारा, कि जब दो मास एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो फोर्स उन दोनों मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या देखा कि जब दो चार्ज को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हमने सेपरेट किया, जब दो चार्ज को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हमने सेपरेट किया तो क्या देखा कि वो दोनों चार्ज एक दूसरे पर एक फोर्स लगा रहे हैं और वो जो फोर्स है वो आपका दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच की दूरी का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर मैं स्टेटमेंट में बोलूँ तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हेन टू चार्जेज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस देन फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, when two charges are separated by a small distance then force between them is directly proportional to product of the magnitude of electric charges and inversely proportional to square of the distance between them। ठीक है, यानी कि इसे अगर मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, कूलम्स लॉ को अगर मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, कि जब दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है या रिपल्सन फोर्स लगता है वो उन चार्ज के मैग्नीट्यूड पे या उन चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। इट मीन्स एफ जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बाय कंबाइनिंग। ठीक है, बाय कंबाइनिंग। तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब हम जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आप जानते हैं कुछ कांस्टेंट लेते हैं तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल के Q1 Q2 डिवाइड बाय
आर स्क्वायर। और ये स्मॉल के की वैल्यू कहाँ से आई है वो हम लोग गॉस थ्योरम में, अभी तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, लेकिन इस स्मॉल के का एग्जैक्ट आंसर जो मिलता है वो गॉस थ्योरम देता है। ठीक है, ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू मीडियम के आधार पे बता दिया कि ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, लेकिन इस के का जो वैल्यू आने का जो सही मायने हैं वो हम लोग गॉस थ्योरम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, गॉस थ्योरम में आप लोग को ही इस स्मॉल के बारे में पता चलता है। गॉस थ्योरम में से हमें इस स्मॉल के बारे में पता चलता है, और बहुत सारे बुक्स में क्या मतलब इस के बारे में आपको एनालाइज ही करना पड़ेगा। बुक्स में कहीं भी नहीं लिखा होता है कि हम इस के की जगह पे 1/4 क्यों लेते हैं, ये आपको एनालाइज करना पड़ता है। ये किसी बुक में नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ किसी बुक में इस तरह की बातें लिखी हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, चलिए, तो F = हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मैथमेटिकली में अब इसको हम लोग और लिख सकते हैं, F = एक्सपेंड कर देंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये Q1 है और ये Q2 है, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, किसका? कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ का ये फॉर्मूला हो गया, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग लिखेंगे। तो ये जो आपका यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है आपका? इसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻11 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 और कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, 8.854 × 10⁻11 न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2 कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे आपका आर क्या है? आर है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। Q1 और Q2 क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। Q1 भी क्या है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, Q2 भी क्या है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये सारे टर्म हमारे यूज हुए हैं कूलम्ब्स लॉ में। डायग्राम में अगर आप समझिए, इसके डायग्राम को अगर हम लोग बनाते हैं तो मान लीजिए ये आपका Q1 चार्ज है और ये आपका Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? स्मॉल r है। तो क्या होगा, इस वाले चार्ज को हमने बोला कि ये मेरा A चार्ज है, और ये वाले इस पॉइंट चार्ज को हमने क्या बोला आपका? ये मेरा B चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे A और B दोनों कितने डिस्टेंस पे है? स्मॉल r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो ये A वाला B पे, मान लेते हैं दोनों चार्ज की पोलैरिटी क्या है? पॉजिटिव है। अब ये A वाला B पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा, क्योंकि A B पे फोर्स लगा रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन B अप्लाइड बाय A। उसी तरीके से ये B वाला A पर इस डायरेक्शन में रिपल्सन फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन A अप्लाइड बाय B। ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे? आपके रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है, ऑब्जेक्टिव आया हुआ है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पूछता है, बताइए इस सिस्टम में कूलम्ब्स लॉ में नेट फोर्स कितना होता है? कूलम्ब्स लॉ पे जो आपका चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच में
नेट फोर्स कितना होता है, तो याद रखिएगा नेट फोर्स 0 होता है। गलती से भी मत बोल देना F = 1/4πε0 Q1 Q2 / r², गलत हो जाओगे। जब दो चार्ज, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज हैं, तो ये इस पे इतना फोर्स लगाएगा या ये इस पे इतना फोर्स लगाएगा, लेकिन आपसे सिस्टम पे नेट फोर्स अगर पूछेगा तो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे का मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। अपोजिट में होने के कारण नेट फोर्स कितना होगा आपका, 0 होगा। आई थिंक आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि कूलम्ब्स लॉ में नेट फोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। बट सिस्टम में किसी एक चार्ज पे दूसरे के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 / r²। कोई दिक्कत इसको समझने में? इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, इफ इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में एप्सिलॉन आर की वैल्यू को 1 बोला जाता है। एयर और वैक्यूम में एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होती है। तो देयरफॉर F = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 / r², 1/4πε0 Q1 Q2 / r², ठीक है। 1/4πε0 Q1 Q2 / r², ये F की वैल्यू होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 / r², ठीक है। चलिए, तो ये F की वैल्यू आ गई कुछ इतनी। बाय मैथमेटिकली जब हम ये सब वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा F = आ जाता है 1/4πε0 की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 / r², 9 × 10⁹ Q1 Q2 / r²। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का पावर -2। याद रखेंगे हम लोग, अगर 1/4πε0 की वैल्यू हमसे कहीं क्वेश्चन में अराइज करती है तो वहाँ पे हम लोग, अगर आपको दिया रहेगा कि दो चार्ज एयर में है या वैक्यूम में है, दो चार्ज एयर में है या वैक्यूम में है, दो चार्ज एयर में है या वैक्यूम में है, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और अगर वैक्यूम में या एयर में नहीं लिखा हुआ है तो डेफिनेटली वहां पे वर्ड यूज करेगा मीडियम। अगर मीडियम नहीं लिखा हुआ है, एयर वैक्यूम में नहीं लिखा हुआ है, तो 100% उस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है उसका आंसर देना, क्योंकि कोई एक मीडियम देना पड़ेगा। ऐसे बोला जाता है कि जनरली अगर आपका मीडियम नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको एयर या वैक्यूम में मान के चले। लेकिन आज तक के किसी भी क्वेश्चन के हिस्ट्री में मैंने ऐसा नहीं देखा है। अगर एयर में है तो इन एयर करके देता है, या वैक्यूम में है तो इन वैक्यूम में लिख के देखता है, या फिर मीडियम में है तो मीडियम कॉन्स्टेंट यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ देगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ देगी तो हम लोग को इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और एयर और वैक्यूम में होगा तो इस दोनों में से इसकी वैल्यू को हमने यहां लिख दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू यूज करेंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक और होती है जो हमने यहां पे लिखा है 8.854 × 10⁻⁻, और ये बाबा ये -11 नहीं होगा, -12 होगा, सॉरी 8.854 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2 कूलम स्क्वायर। ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे होगा। अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूं तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, ये पूरा टर्म इधर आएगा, तो क्या लिखोगे आप लोग, 9 4 जा 36 पाई × 10⁹9। तो एक वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की ये भी होती है, ठीक है। और इसका यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2 कूलम स्क्वायर। इस वैल्यू को भी अब जब हम लोग डिफाइन करेंगे, ये पाई है, इस वैल्यू को भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आएगा, 8.854 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2 कूलम स्क्वायर। बात समझ में आई? न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2 कूलम स्क्वायर होगी, ठीक है। तो याद रखना है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक ये भी होती है और एक ये भी होती है,
ठीक है। तो आपने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 2 वैल्यू जाना। मैंने आपको देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में टॉपिक से ही रिलेटेड बताते चला जाता हूँ। यहाँ से कौन से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं और जो एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कूलम्स लॉ जो होता है, ठीक है, कूलम्स लॉ कौन किस टाइप के चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले जान लीजिएगा, कूलम्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, जैसे कि ये आप मान लो एक लेंथ है, इसमें आप चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किए हुए हो, तो इसको बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए कूलम्स लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं है। जब भी कूलम्स लॉ निकाला गया है वो किसके लिए निकाला गया है, पॉइंट चार्ज के लिए निकाला गया है। इसी सब की वजह से तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन अब अराइज हुआ, ठीक है। तो आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि कूलम्स लॉ किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट, कूलम्स लॉ कैसे चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। जहां भी पॉइंट चार्ज होंगे, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है वही कहलाता है आपका कूलम्स लॉ, ठीक है। दूसरी पॉइंट आती है कि कूलम्स लॉ कैसा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंटर फोर्स होता है। तो देखो, कूलम्स लॉ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये तो फिक्स्ड है आपका, दो चार्ज हैं तो ये कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और साथ में सेंट्रल फोर्स भी होता है, केंद्रीय फोर्स जिसको बोलते हैं, केंद्रीय बल, ये हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर की ओर लगता है। इसलिए आपको याद रखना है कि ये कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स भी होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया हुआ है कि नेचर ऑफ कूलम्स लॉ कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऑप्शन में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा और सेंट्रल फोर्स रहेगा तो आंसर आपका ए और बी दोनों होगा। तो डेफिनेटली ये सी या डी ऑप्शन जो होंगे वो आपको ऑप्शन ए एंड बी होगा और डी में नॉन होगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अगर ए आंसर भी देते हैं तो भी सही है और बी ऑप्शन भी देते हैं तो भी सही है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही, चार्ज के बारे में बात कर रहा है, तो चार्ज के बारे में कौन सा फोर्स बात करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बात करता है। और साथ में क्या है, ये सेंटर फोर्स भी है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कूलम्स लॉ जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ सेंटर फोर्स भी है, ठीक है। चलिए नोट्स करते भी चलेंगे, इस छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग लिखते भी चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसको समझने में, तो चलिए फटाफट आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो जो पढ़े हैं उसके बारे में एक छोटा सा नोट्स बना लेते हैं। सबसे पहला नोट्स, अब नोट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हम लोगों का, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। कूलम्स लॉ कैसा फोर्स होता है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, साथ में कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। तो इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेचर अगर पूछता है तो कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और साथ में क्या है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और साथ में क्या है आपका, सेंट्रल फोर्स भी है। सेंट्रल फोर्स समझ में आती है ना, मतलब ये एक फोर्स है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है तो सेंटर होगा बीच में ही, हाँ। और ये कैसा होता है, एक लीनियर फोर्स होता है, मतलब कि एक ही लाइन में लगता है। चाहे यहाँ से लो तो इसी के एक्सियल लाइन पे लगेगा, यहाँ से लो तो भी एक्सियल लाइन पे लगेगा, यहाँ से लो तो भी एक्सियल, ये एक लीनियर फोर्स है। बात समझ में आती है। तो उस कंडीशन में ये हमेशा किसकी तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। दो चार्ज के बीच में सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। चूंकि ये फोर्स है, क्या है, ये फोर्स है, तो कुछ भी चीज के पीछे में अगर फोर्स लग जाता है तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन भैया। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स एसआई यूनिट क्या हो जाएंगे, इज न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, इट्स सीजीएस यूनिट इज डाइन। इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। चलिए और क्या हम लोगों ने यहां देखा, इन एयर और वैक्यूम,
एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं 1। इन एयर और वैक्यूम एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब का पावर -2। एयर और वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब का पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बाबू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2 कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, 8.854 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम्ब का पावर 2 C स्क्वायर है ये। ठीक है, चलिए और क्या था इसमें, इसका यूनिट हो गया, हाँ डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या होता है, इट्स डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या होती है बाबू, जो फोर्स की होती है। और डायमेंशन क्या होता है फोर्स का, MLT का पावर -2, MLT का पावर -2। ठीक है, और ये एप्लीकेबल होता है कैसे, पॉइंट चार्ज के लिए। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है ना, तो कूलम्ब्स लॉ इज ट्रूथ फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ इज ट्रूथ फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ इज ट्रूथ फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए सही है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ हमारे इसके इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट है। चलिए फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं परमिटिविटी की, ये आखिर वर्ड क्या है। देखो, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी यह एबिलिटी होती है कि वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी यह एबिलिटी होती है वह कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टैटिक और मूविंग चार्ज की वजह से होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टैटिक चार्ज और मूविंग चार्ज की वजह से होती है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या रिलेटिव परमिटिविटी, ये सब जो है वो एबिलिटी ऑफ मटेरियल है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है हमारा, परमिटिविटी। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा आपका, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और एप्सिलॉन आर क्या है आपका, एप्सिलॉन आर है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसी भी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। जो एक मटेरियल है, तो एप्सिलॉन आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये रेशियो है, ये याद रखो। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी कट जाएगा तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट आएगा। क्योंकि हमें एप्सिलॉन आर की रिलेटिव परमिटिविटी याद रखिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसका ऐसा यूनिट होता है, बट रिलेटिव परमिटिविटी का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, याद रखिएगा।
रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, बट एब्सोल्यूट परमिटिविटी का या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो बोलते हैं, इनका यूनिट होता है। कितना होता है, कितना होता है इसका यूनिट? अगर मैं यहां लिखूं तो क्या लिखूंगा? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2। तो सोचो एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट ये होता है और एप्सिलॉन की भी यूनिट ये होती है, ये बट्टा ये, यानी कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस दोनों के रेशियो से आपको क्या निकल सकता है? एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकल सकती है। तो किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका परमिटिविटी। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखिए जो आपको क्वेश्चंस में आते रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा 1 नैनो कूलम। तो 1 नैनो कूलम का मतलब क्या होता है? 1 × 10⁻⁹ कूलम। एक नैनो कूलम में कितने कूलम होते हैं? 10⁻⁹ कूलम होते हैं। उसी तरीके से कहीं पे लिखेगा 1 मिली कूलम, तो 1 मिली तो 1 × 10⁻³ कूलम। याद रखना है, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। उसी तरीके से आपको रहेगा 1, ये कुछ इस तरीके से साइन रहेगा, इसको पढ़ते हैं माइक्रो, 1 माइक्रो कूलम। तो इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁶ कूलम। ये 3 वर्ड आपको बार बार यूज होंगे कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, नैनो, मिली और माइक्रो। ठीक है, एक और होता है पीको, 1 पीको कूलम, तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, एक और वर्ड ले लो फैम्टो, फैम्टो इसको बोलते हैं फैम्टो, तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 कूलम। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखने हैं। नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है, मिली का मतलब 10⁻⁻3 होता है, माइक्रो का मतलब 10⁻�6 होता है, पीको का मतलब 10⁻12 होता है, फैम्टो का मतलब 10⁻15 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको दिमाग में रखने हैं। परमिटिविटी क्या होती है ये मैंने बता दिया। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, मतलब एयर या वैक्यूम का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है इसका यूनिट होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट होता है, जबकि रिलेटिव परमिटिविटी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। याद रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है? 8.854 × 10⁻⁻12 होती है, बट रिलेटिव परमिटिविटी आपको दिया रहता है, क्वेश्चन में कहीं भी इंडिकेट किया रहता है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम कैसे निकालेंगे ये वो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना है कि रिलेटिव परमिटिविटी की क्वेश्चन दी रहेगी। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा तो देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक बार क्या पूछा था, ऑब्जेक्टिव क्या पूछा था, बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 चार्ज है, उस दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड फन्ना है, उनके बीच का डिस्टेंस चिन्ना है, और उसको हमने डाल दिया मीडियम में। तो बताइए कि उसके बीच का जो, उसको किसी मीडियम में डाल दिया तो पूछा कि बताइए उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या कम होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में 2 चार्ज दिए, दोनों चार्ज का कुछ मैग्नीट्यूड दे दिया, उन दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिया, ठीक है, और उसके बाद बोला कि इस चार्ज को आपने क्या डाल दिया है? मैग्नीट्यूड। इस चार्ज को कहां डाल दिया है आपने? किसी मीडियम में डाल दिया है। तो कह रहा है कि बताइए फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि शुरू में ये 2 चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? D है। एयर में जब रखा गया था तो इसका फोर्स का वैल्यू कितना होगा? स्मॉल k Q1 Q2 डिवाइड बाय D², है कि नहीं है? अब इसको आपने उठा के स्मॉल k की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1/4πε0 लिख सकते हो। ठीक है, अब कह रहा है कि आपने इसको उठा के कहाँ रख दिया है? मीडियम में रख दिया है। तो जैसे ही मीडियम में रखेंगे तो F = 1/4πε0, कहीं कहीं पे कैपिटल के स्मॉल के लिखता है, हम εr लिख रहे हैं, Q1 Q2 डिवाइड बाय D²। अगर ध्यान से देखो तो नया फोर्स जो होगा 1/4πε0 और εr, तो यहाँ पे 1/4πε0 जो है, 1/4πε0 जो है उसकी जगह पे, और Q1 Q2 डिवाइड बाय D² की जगह पे F लिखेंगे और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? εr हो जाएगा। यानी नया फोर्स जो है वो पुराने वाले फोर्स का क्या है? पुराने वाले फोर्स का क्या है? एक्चुअली में नया फोर्स जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी का क्या है? वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो नया फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मेरी बात समझ गए होंगे आप कि अगर किसी भी एयर में किसी दो चार्ज के बीच का फोर्स 10 न्यूटन है और आप अगर उसको किसी मीडियम में आप प्लेस्ड करते हो तो उस मीडियम में उसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यदि सारा चीज को कांस्टेंट रखा जाए, सारा चीज मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखा जाए, उनके बीच का सेपरेशन को कांस्टेंट रखा जाए, फिर भी उन दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपने उसको मीडियम में रखा है और उन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीडियम कांस्टेंट के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मीडियम की वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा आपका उन दोनों के बीच का लगने वाला फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, बीच में बाधा उत्पन्न हो रही है भाई। तो जब ये बाधा जो उत्पन्न हो रही है वो उनके बीच के लगने वाले अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को क्या करेगा, अपोज करना शुरू करेगा, रोकना शुरू करेगा, मतलब एक्चुअली में रेजिस्टेंट करना शुरू करेगा। बात समझ में आई? तो ये चीज याद रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया हुआ है कि किसी भी फोर्स, दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अगर उसे मीडियम में रख दे, वाटर में रख दे, वाटर में रख दे या लोहे के अंदर डाल दे, कहीं भी डाल दे, तो उनके बीच जो फोर्स होगा उसका मान बढ़ेगा या घटेगा, आंसर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। ठीक है, चलिए तो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की। ये बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बिहार बोर्ड में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म नहीं आते हैं। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड में का क्वेश्चन है और वहाँ से आता है। तो अपना हेडिंग होगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम किसकी बात कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए सारा कुछ हम वेक्टर्स के टाइम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमने कंसीडर किया कि ये एक ओरिजिन है, यहाँ पे सेंटर O है और इस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर R1 पे एक चार्ज है जिसको हमने पॉइंट A बोला और यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, Q1 है। और यहाँ से पोजीशन वेक्टर R2 पे एक दूसरा चार्ज B है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q2 है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक लीनियर है कि नहीं है। तो इस साइड में और इस साइड में क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वेरीफाई करता है, आंसर होगा एकदम करता है। और कौन सा लॉ है ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो इस वाले फोर्स को अगर हम बात करें तो क्या होगा, फोर्स ऑन बी, और कौन लगा रहा है, ए, तो इसका नाम हमने दे दिया ए और यहाँ पे हमने दे दिया वेक्टर का साइन। इस वाले चार्ज पे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाय बी, और कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, फोर्स का साइन दे दिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बाय डेफिनेशन से अगर हम देखें तो एफ ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाय। ठीक है, अब यहाँ पे बात आएगी कि डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इसको हमने R1 बोला है, इसको R2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि पहले ये यहाँ था, बाद में यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये मेरा फाइनल पोजीशन हुआ, ये मेरा इनिशियल पोजीशन हुआ। तो एक्चुअली क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो R2 माइनस R1 का ये मॉडुलस है भाई, होल स्क्वायर। ठीक है, R2 माइनस R1 का मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस अगर ले लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर में। और साथ में चूंकि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो x से y की तरफ जा रहा है, तो चलो मैं इधर से इधर वाले को प्लस ले लेता हूँ। x से y की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या बोला गया है, पॉजिटिव। तो मैं बोल रहा हूँ a से b की तरफ जा रहा है, x से y कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, R2 माइनस R1, ठीक है, और इसके ऊपर में मैं दे दूंगा यूनिट वेक्टर। ऐसा चलो मैं मान लेता हूं कि लेट R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1 इज इक्वल टू क्या है आपका,
आर है, वेक्टर आर है। तो अगर मैं उसको वेक्टर आर मान लूं तो यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं मॉडुलस वेक्टर आर का स्क्वायर, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर आर है, वेक्टर आर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप जानते हो जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। यूनिट वेक्टर का साइन क्या है, ए के ऊपर में कैप, देख रहे हैं, आर के ऊपर में वो चाइनीज टोपी पहना रखा है, तो आर के ऊपर में जो चाइनीज टोपी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हमने क्या बना रखा है, यूनिट वेक्टर बना दिया है। आप जानते हो कि जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाय मॉडुलस आर का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को अगर मैं इस टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, वेक्टर आर डिवाइड बाय मॉडुलस आर। ठीक है, और इसे मैं आगे से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2, ठीक है, डिवाइड बाई, ध्यान से देखो ये मॉडुलस आर का स्क्वायर और यहाँ पे मॉडुलस है आर है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, मॉडुलस आर का पावर 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर। और ये यूनिट वेक्टर आर क्या है, R2 से R1, R1 से R2 की तरफ, मतलब ये कहाँ से कहाँ, X से Y की तरफ जा रहा है। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आई आपकी, एफ ए बी की वैल्यू आई, इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अगर मैं एफ बी ए की बात करूं, एफ बी ए की बात करूं, अब यहां से यहां, तो आप ध्यान से देखो, ए से बी जा रहा था तो उसको मैंने प्लस लिया, तो बी से ए आएगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको मैं क्या लूंगा, माइनस लूंगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाय मॉडुलस आर का पावर 3, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर। ये माइनस साइन क्यों हमने लिया है, क्योंकि ए से बी को हमने पॉजिटिव माना था, तो बी से ए मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये माइनस आर, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड इक्वेशन। हेयर हेयर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, दैट्स इट, खत्म कहानी। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को दिखा रहा है, फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को दिखा रहा है। आपका वेक्टर्स लॉ ऑफ सॉरी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म प्रूव हो गया। और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फोर्स, न्यूटोनियन फोर्स। ठीक है, तो अगर आपसे एक्सप्रेशन कर रहा है निकालने के लिए कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में शो कीजिए कि ये न्यूटोनियन फोर्स होता है, तो घबराना नहीं है, ये पूरा डेरिवेशन यहाँ पे फाइनल यहाँ पे लाना है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि आप कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में प्रूव कीजिए, तो सबसे पहले कूलम्स लॉ क्या होता है वो आप लिखेंगे, व्हेन टू चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस देन फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये आप लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये पूरा सीधी लाइन है भाई, मेरा हाथ टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। पोजीशन वेक्टर ए और पोजीशन वेक्टर बी कंसीडर किया, ए का पोजीशन वेक्टर r1 लिया और बी का पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिया, r2 लिया। और चार्ज कहां से कहां जा रहा है, ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव माना है, तो उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमने फॉर्मूला लिख दिया, सिंपली प्रूव कर दिया। ठीक है, बाकी सारी कहानी सेम है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, क्या ये आपका सेंट्रल फोर्स है, एकदम है सेंट्रल फोर्स है। ये देखो ध्यान से, ये वाला इस पे और ये वाला इसके सेंटर पे ही फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। ठीक है, लीनियर फोर्स है, रैखिक बोलते हैं। चार्ज को कहीं भी ले जाओ, हमेशा ये सेंटर की तरफ ही फोर्स लगाएगा। बात समझ में आई, दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। किसके लिए ये मान्य है, पॉइंट चार्ज के लिए। कूलम्स लॉ किस चार्ज के लिए हुआ था, पॉइंट्स चार्ज के लिए हुआ था। बात समझ में आई, चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो वर्ड अलग है, कहानी वही है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। एक्चुअली ये किसके लिए यूज होगा? जितने भी वेक्टर्स क्वांटिटी होंगे, चाहे वो फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, जितने भी फोर्स हो सभी फोर्स में ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होता है। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम डिस्कस करेंगे वहां पर भी क्या होगा, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस होगा। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या? देखो कूलम्ब्स लॉ ने 2 पॉइंट चार्ज के बारे में बतलाया था, ठीक है, लेकिन सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट चार्ज होते हैं, बहुत सारे पॉइंट चार्ज होते हैं, और हर पॉइंट चार्ज एक दूसरे पे क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ने तो 2 पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस किया है। तो मान लो एक सिस्टम में अगर 4 पॉइंट चार्ज हैं तो चारों पॉइंट चार्ज एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, उनके बीच में सेपरेशन होगा और कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, यानी कि वहां पर सभी चार्ज एक दूसरे से कुछ ना कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सिस्टम का कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा, सिस्टम का कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा। तो उसी नेट फोर्स को निकालने का ये तरीका है क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये कहता क्या है कि मान लीजिए बहुत सारे सिस्टम हैं, एक सिस्टम है जो कि n कंसिस्ट ऑफ चार्जेज हैं, तो उन पर एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा, एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा वो उन सारे इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा लगाया गया उस चार्ज पे फोर्स का क्या होगा, वेक्टोरियल सम होगा, ठीक है। मेरे पास ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? एक सिस्टम है जिसमें n कंसिस्ट ऑफ चार्ज है, n चार्जेज है, तो उसमें से मैंने एक चार्ज को पकड़ लिया। अब उस एक चार्ज पे बाकी सारे चार्ज जो फोर्स लगाएंगे तो सारे चार्जेज के द्वारा लगाए गए इंडिविजुअल फोर्स का क्या होगा, वेक्टोरियल सम होगा। इट मींस नेट फोर्स जो होंगे वो उन सारे इंडिविजुअल चार्जेज के द्वारा लगाए गए जितने भी फोर्स होंगे उन सब के फोर्स के क्या होगा, वेक्टोरियल सम होगा। यानी कि नेट फोर्स F जो होगा वो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन कहां तक चले जाएंगे, आपके Fn तक चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो F1 की जगह पे मान लो मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया, ये कोई सिस्टम है जिसमें यहां पर एक Q चार्ज है, यहाँ पे एक कोई Q चार्ज है और इधर Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, इसी तरीके से यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q5 है, यहाँ पे मान लिया Qn है, बहुत सारे चार्ज हैं। इसके बीच का डिस्टेंस R1 है, इसके बीच का डिस्टेंस R4 है, इसके बीच का डिस्टेंस R3 है, इसके बीच का डिस्टेंस R2 है, इसके बीच का डिस्टेंस R5 है, उसी तरीके से इसके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, Rn होगा। हमने सबको बता दिया। तो अब इस पर जो चार्जेस पे फोर्स लगेंगे वो क्या लगेंगे, अगर इस चार्ज Q1 की वजह से अगर बोलो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एयर में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 इंटू Q डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, तो R1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर। ये Q क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो एक चार्ज हमने क्या लिया, Q ही लिया। सो ऑन कहां तक जाएंगे बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn इंटू Q डिवाइड बाय Rn का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, और इवन की हमने क्या लिया है, Q को भी कॉमन ले लिया है, तो अंदर में क्या बचेगा, Q1 डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर, Q2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर, सो ऑन कहां तक जाएंगे बाबू, Qn डिवाइड बाय Rn का स्क्वायर। नहीं, अब अगर इसे मैं मैथमेटिकली टर्म में लिखूं तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन रहेगा, तो बचेगा क्या, ये समेशन का साइन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Qi डिवाइड बाय Ri का स्क्वायर, यहाँ पे i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, n तक। अब सोच के देखो इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये आपका टोटल फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म में समेशन रूप में आ गया। नेट फोर्स इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इज इक्वल टू 1 i इज इक्वल टू n Qi डिवाइड बाय Ri का स्क्वायर।
ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे अगर चार्ज दिए रहेंगे तो उन सभी चार्ज के कारण किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पर जो हमको फोर्स निकालना होगा, हम सारे फोर्सेस का इंडिविजुअल जितने भी चार्जेज होंगे उन सभी चार्जेज का इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टोरियल सम करेंगे। उससे हमें क्या निकल जाएगा, आपका नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज के क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया। आज के क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया। आज के क्लास में हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया। आप लोग जानते हैं हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। उस ग्रुप जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हमेशा हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के वीडियो उसमें अपलोड होते रहते हैं। आप उसको ज्वाइन कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है कि हाँ और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा जागती है, ठीक है। ये मिशन 2023 है, इसमें हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि अगले बार के एग्ज़ाम के लिए हम लोग बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग जो भी चीज़ पढ़े हैं उसके पीडीएफ नोट्स भेज देते हैं, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे क्वेश्चंस भी सेंड करते हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के साथ आपको ग्रुप में क्वेश्चंस भी सेंड हो जाएंगे जिसे आप लोग को बनाना है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आराम से पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए और अच्छे से सेफ रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।